नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को आज सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने जो काम किया है उसका जिक्र बेहद जरूरी है। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का जाल फैलता जा रहा था। छत्रपति पहले शख्स थे जिन्होंने उस कारस्तानी का पर्दाफाश करने के लिए अखबार की स्थापना की। नाम था पूरा सच। पूरा सच की पत्रकारिता ने 1.5 साल में ही सिरसा शहर में तूफान मचा दिया। 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को गोली मारी जाती है और 21 नवंबर 2002 को मौत हो जाती है। 22 नवंबर 2002 को उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा सिरसा शहर उमड़ पड़ता है। मगर उसके बाद रामचंद्र छत्रपति की हत्या के इंसाफ की लड़ाई उनके परिवार और छत्रपति के मित्रों की अकेले की रह जाती है। पूरा सच अखबार भारत की पत्रकारिता के इतिहास में एक मिसाल है। यह अखबार छत्रपति की हत्या के बाद कई साल तक चला। पत्रकार वीरेंद्र भाटिया ने बताया कि 2011 में पहुंचकर बंद करना पड़ा क्योंकि छत्रपति की हत्या के बाद से डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव और आतंक काफी बढ़ गया था। डेरा के भक्त उन हॉकरों को मारने लगे थे जो पूरा सच बांटते थे। शहर के व्यापारियों ने पूरा सच को विज्ञापन देना बंद कर दिया और डेरा के प्रभाव में आ गए। मीडिया के एंकर, चैनलों के बड़े बड़े एंकर बाबा राम रहीम का आधे घंटे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर टीआरपी पाने लगे। इस बीच एक पत्रकार और पत्रकारिता के प्रति उसके जुनून को मीडिया का ही बड़ा हिस्सा रौंदता रहा। कभी उसकी लड़ाई के लिए आगे नहीं आया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील आरएस चीमा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बगैर फीस के 16 साल तक रामचंद्र छत्रपति के इंसाफ की लड़ाई लड़ी। दिवंगत जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने भी योगेंद्र यादव के कहने पर बिना फीस लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा था। छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति और उनकी बहन ने बेहद जानलेवा सफर तय किया। वे जान पर खेलकर सिरसा से पहले अंबाला की अदालत गए और जब यह अदालत सीबीआई की पंचकुला शिफ्ट हो गई तो पंचकुला तक गए। 2006 के बाद से सीबीआई की जांच ने इस केस को अंजाम पर पहुंचाया। राम रहीम गिरफ्तार हुआ, जिसके डेरे पर कभी बीजेपी के तमाम उम्मीदवार चुनाव से पहले आशीर्वाद लेने गए थे। उसका डेरा अदालत के साहसिक फैसले के कारण ध्वस्त हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि कभी राम रहीम सलाखों के पीछे होगा। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है। पूरा सच अखबार की प्रतियां अपने पत्रकार को याद कर रही हैं। जब बड़े बड़े अखबार बोल नहीं पाए तब पूरा सच बोला करता था। अब आते हैं सोहराबुद्दीन तुलसीराम प्रजापति और कौसर बी एनकाउंटर वाले मामले पर। 22 दिसंबर 2018 को फैसला आया था। हमारे मुंबई के सहयोगी सुनील कुमार सिंह इस फैसले की कॉपी पढ़ रहे थे। एक रिपोर्टर के तौर पर उनके मन में कई सवाल कौंध रहे थे जो आपके सामने वो रखना चाहते हैं। यह केस 13 साल तक चला। 700 गवाहों के बावजूद 38 आरोपियों के खिलाफ दोष साबित नहीं हो सका। पता नहीं चला कि सोहराबुद्दीन को मारा किसने, उसकी पत्नी का क्या हुआ। 350 पन्नों से ज्यादा के फैसले से गुजरते हुए सुनील सिंह ने उन कड़ियों को ढूंढकर अपने सवाल खड़े किए हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर क्यों जज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। सबूतों और गवाहों के साथ क्या क्या हुआ इन 13 सालों में, इस खास रिपोर्ट को देखिए। सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति का बहुचर्चित फर्जी मुठभेड़ मुकदमा। 13 साल बाद आए फैसले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 398 पन्नों के अपने फैसले में तुलसीराम प्रजापति के मुठभेड़ को तो सही ठहराया, लेकिन सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी की हत्या की गुत्थी अनसुलझी छोड़ दिया। अदालत में जज एस शर्मा ने बड़े ही दुखी लहजे में कहा कि इस मामले में सबूत समाधान कारक नहीं है, पर हकीकत यह है कि सोहराबुद्दीन शेख की मौत गोली लगने से हुई थी और कौसर भी लापता है। सवाल है, अगर मौत गोली लगने से हुई थी तो कोई तो उसके लिए जिम्मेदार होगा। 21 दिसंबर 2018 को सीबीआई की विशेष अदालत ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस शर्मा ने कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं है और सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। जज ने तुलसी प्रजापति की पुलिस मुठभेड़ को सही पाया, लेकिन सोहराबुद्दीन शेख के कथित एनकाउंटर को अनसुलझा ही छोड़ दिया। दोनों मुठभेड़ों में कोई लिंक नहीं साबित होने का हवाला दे कथित साजिश की पूरी कहानी को ही दरकिनार कर दिया। तो सवाल है कि दोनों कैसे मारे गए। 13 साल में सीआईडी, सीबीआई की जांच और अदालती मुकदमे के बाद भी इसका खुलासा नहीं हो पाया। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की। उस फिल्म में मुझे ऐसा लगा था कि कानून अंधा है, मगर इस केस में मेरे भाई और भाभी के केस में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में फैसला करने वाले अंधे थे।
फैसले की हिमायत करने वाले अंधे थे, जिन्होंने गलत फैसला सुनाया, वो कानून से हटके और संविधान से हटके फैसला सुनाया। रुबाबुद्दीन पीड़ित परिवार से है, इसलिए फैसले के खिलाफ उसकी नाराजगी स्वाभाविक है, पर जो फैसला आया है वो कईयों को नहीं पचा। विशेष सीबीआई जज ने 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाते हुए माना कि सोहराबुद्दीन की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन गोली किसने मारा ये साबित नहीं हो पाया। जबकि 26 नवंबर 2005 की सुबह सोहराबुद्दीन को मारने का दावा खुद गुजरात की एटीएस और राजस्थान की पुलिस ने किया था। पेंच नंबर 1, 26/11/2005 को अहमदाबाद एटीएस पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। राजस्थान में उदयपुर जिले के प्रतापनगर पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में कथित एनकाउंटर की पूरी कहानी है, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि सोहराबुद्दीन शेख पर कुल 8 गोली चलाई गई थी, जिनमें से 3 राउंड पुलिस इंस्पेक्टर NH डाबी, 2 राउंड पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, सब इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह ने 2 और श्याम सिंह ने 1 राउंड गोली चलाई थी। ये सिर्फ दावा नहीं था। DYSP ML परमार ने पंचों के सामने सभी 8 गोलियों के खाली खोखे बरामद कर फॉरेंसिक लैब में भेजे थे, और फॉरेंसिक लैब में साबित भी हुआ था कि 3 गोलियां एक बंदूक से, 2 गोलियां दूसरी एक बंदूक से और बाकी की 2 और 1 अलग अलग बंदूक से चली थी। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में ये बंदूक दिखाई ही नहीं, और जब ये किया गया तो 2 साल बीत चुके थे। जबकि FSL की जांच में सभी बंदूकों से गोली चलने की पुष्टि हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि सोहराबुद्दीन शेख की जांघ से निकाली गई बंदूक की गोली आर्टिकल 27 के तौर पर बरामद इंस्पेक्टर NH डाबी की बंदूक से चली थी। इस बात की भी पुष्टि हुई थी। और तो और आरोपी क्रमांक 7 अब्दुल रहमान, आरोपी क्रमांक 8 हिमांशु सिंह रावत और आरोपी क्रमांक 9 श्याम सिंह चरण के रोजनामचा में दर्ज था कि सोहराबुद्दीन को गोली उन्होंने मारी। ये बात चार्जशीट में भी आई थी। पेंच नंबर 2, बात सोहराबुद्दीन के शव की। मेडिकल अफसर ने अदालत में बताया कि 26/11/2005 की सुबह 6:25 पर अहमदाबाद एटीएस के पुलिस इंस्पेक्टर NH डाबी सोहराबुद्दीन शेख का शव अस्पताल लेकर आए थे। गवाह के मुताबिक उसने मरीज की जांच की, तब उसे मृत पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि DYSP ML परमार ने उस शव की पहचान शेख सोहराबुद्दीन अनवरुद्दीन के रूप में की थी। मतलब साफ है कि कथित मुठभेड़ के बाद आरोपी पुलिस वाले ही सोहराबुद्दीन को अस्पताल ले गए थे। पेंच नंबर 3, एनकाउंटर के बाद दावा किया गया था कि सोहराबुद्दीन के पास से कुल 9 आर्टिकल बरामद हुए थे। उसमें 46,000 रुपए, 1 माला, सूरत से अहमदाबाद का 1 रेल टिकट, कर्णावती ट्रेवल्स का 1 विजिटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी सजाउद्दीन शेख का विजिटिंग कार्ड इत्यादि। हैरानी की बात है कि इन सभी पर सिर्फ माला को छोड़ दें तो किसी और पर खून का एक धब्बा भी नहीं लगा था। दूसरी बात, ऊपर बरामद सभी आर्टिकल ना तो अस्पताल में बरामद किए गए थे और ना ही शव के पास से। सभी आर्टिकल पुलिस ने एटीएस के दफ्तर में पंचों के सामने बरामद दिखाए। पेंच नंबर 4, एटीएस दफ्तर के पंचनामा में ही सोहराबुद्दीन के पास से ही नोकिया मॉडल नंबर 1100 का 1 मोबाइल फोन भी बरामद होने का दावा किया गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि जब FSL में उस फोन के सिम कार्ड की पड़ताल की गई तो वो मध्य प्रदेश का निकला। उसमें आंध्रा और मध्य प्रदेश के फोन नंबर तो मिले, लेकिन गुजरात के एक भी नंबर नहीं मिले। पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने अपने बयान में दावा किया था कि सोहराबुद्दीन लतीफ गैंग की मदद से आतंकी साजिश को अंजाम देने आया था। लतीफ गुजरात में रहता था। इतना ही नहीं तो सोहराबुद्दीन की लोकेशन गुजरात सर्कल में भी 25 नवंबर की रात 21:44 के आसपास मिली है। उसके पहले 18 नवंबर को महाराष्ट्र गोवा था, 19 और 22 नवंबर को आंध्र प्रदेश सर्कल था और 23 नवंबर की सुबह फिर से महाराष्ट्र गोवा सर्कल था। पेज नंबर 5, 26/11/2005 को दर्ज FIR में बताया गया था कि सोहराबुद्दीन शेख हीरो होंडा मोटरसाइकिल से आ रहा था। तभी उसे पहचान कर समर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गोली चला दी। बदले में पुलिस वालों ने भी गोली चलाई। लेकिन FSL की रिपोर्ट की माने तो उन्हें जब मोटरसाइकिल जांच के लिए मिली तो उसका हैंडल लॉक था और उसकी चाबी भी नहीं थी। जांच में पता चला था कि उक्त मोटरसाइकिल किसी शौक सिंह की थी और उसने 25 नवंबर को ही मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। क्या मोटरसाइकिल प्लांट की गई थी? पेंच नंबर 6, गुजरात के DIG DG बंजारा ने सोहराबुद्दीन शेख के एनकाउंटर के कुछ दिन बाद राजस्थान के पुलिस महानिदेशक AS गिल को पत्र लिखकर उदयपुर पुलिस टीम के पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, सब इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह, सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह को पुरस्कार और प्रमोशन देने की अनुशंसा की थी। DG बंजारा ने अपने सिफारिशी पत्र में लिखा था कि उदयपुर के SP दिनेश MN और गुजरात ATS की टीम साल भर से इसके लिए काम कर रही थी। बंजारा ने आगे यह भी लिखा था कि इस गौरवपूर्ण काम के लिए SP दिनेश MN को भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए। बंजारा का यह पत्र भी चार्जशीट का हिस्सा है। सोहराबुद्दीन शेख की मौत और उसे मारने का दावा भरा पत्र एक अहम सबूत है।
मेरी समझ में नहीं आता कि और क्या चाहिए था कोर्ट को। पुलिस ऑफिसर्स के स्टेटमेंट है, एफआईआर है, चार्जशीट है, गुजरात पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करके जमा किया है जो मामला, वो पूरा कोर्ट के सामने था जिसमें सफिशिएंट प्रूफ था कन्विक्शन के लिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि कोर्ट ने क्यों ऐसा निर्णय लिया कि उसके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं आया, सबूत उनको नहीं मिला, जिस पे सबूत रिकॉर्ड पर बहुत है जिससे कन्विक्शन हो सकता था। और ऐसे केसेस में खास तौर से जहां पुलिस खुद इन्वॉल्व है ऐसे ऑफेंसेस में, वहां ऐसा डायरेक्ट फुल प्रूफ एविडेंस मिलना भी मुश्किल होता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ही कोर्ट को चलना पड़ता है क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस हैं। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस हैं तो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस चाहिए, वो कोर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव केस जहां पर 3 लोगों की हत्या तो हुई है, कोई नहीं कह रहा कि हत्या नहीं हुई है, लेकिन सोहराबुद्दीन और कौसरबी की हत्या हुई और कैसे हुई इसका कोई कंक्लूजन वहां निकला ही नहीं कि जैसे भाई ने उनके कहा कि सोहराबुद्दीन ने शायद अपने को खुद मार लिया। अब बात सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस.जे. शर्मा के फैसले की। जज के मुताबिक सीआईडी और सीबीआई दोनों ही अपनी कहानी साबित करने में फेल रहे। मामले में सबूत सही तरीके से नहीं जुटाए गए, प्राथमिक सबूत भी नहीं मिल पाए, लिहाजा मैं असहाय हूं। जज एस.जे. शर्मा के मुताबिक एटीएस के इंस्पेक्टर एनएच डाबी, जिन पर सोहराबुद्दीन को 2 गोली मारने का आरोप है, उसका भी मौके पर होना साबित नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस के ड्राइवर भी अदालत में मुकर गए। उनका कहना था कि हम वहां ऑफिस की गाड़ी नहीं ले गए थे, हम वहां गए ही नहीं थे। रही बात सोहराबुद्दीन की जांघ से मिली गोली का डाबी के रिवॉल्वर की होने की पुष्टि की, तो उस रिवॉल्वर से गोली चली थी ये तो एफएसएल में साबित हुआ, लेकिन वो रिवॉल्वर उस दिन डाबी के पास थी ये रिकॉर्ड से साबित ही नहीं हो पाया। कथित बंदूकों के इशू करने का भी सबूत नहीं मिला, उनके रिकॉर्ड भी नहीं जमा किए गए। खाली कारतूसों से बंदूक के मिलान से जुड़े सवाल के जवाब भी नहीं मिल पाए। जज के मुताबिक अस्पताल में सोहराबुद्दीन के शव की पहचान करने वाले डीवाईएसपी एमएल परमार मामले में अहम गवाह बन सकते थे, लेकिन उन्हें आरोपी बना दिया गया। सीबीआई की कहानी के मुताबिक सोहराबुद्दीन शेख अपनी पत्नी के साथ इंदौर से हैदराबाद गया था। वहां गुजरात एटीएस की टीम और राजस्थान पुलिस भी गई थी। उसके बाद सोहराबुद्दीन शेख अपनी पत्नी कौसरबी के साथ हैदराबाद से सांगली बस में जा रहा था, साथ में तुलसीराम प्रजापति भी था। तभी 23 नवंबर 2005 को हैदराबाद से उनका पीछा कर रही पुलिस टीम ने बस को रुकवाकर तीनों को नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया। बाद में तुलसीराम प्रजापति को छोड़ दिया गया और सोहराबुद्दीन शेख और कौसरबी की हत्या कर दी गई। लेकिन जज एस.जे. शर्मा की माने तो पूरे मामले की 3 एजेंसियों ने जांच की, पर एक भी एजेंसी सोहराबुद्दीन शेख और कौसरबी के इंदौर से हैदराबाद जाने की बात साबित नहीं कर पाई। वहां वो मारुति कार से गया ये तो बताया गया, लेकिन कार जब्त नहीं हुई। उसका दोस्त कलीमुद्दीन, जिसने सोहराबुद्दीन को हैदराबाद में देखने का दावा किया था, उसका भी बयान नहीं लिया गया। तुलसीराम के वहां होने का दावा किया गया था, लेकिन उससे भी नहीं पूछा गया। कलीमुद्दीन उर्फ नईमुद्दीन की बहन, जिसे आपा नाम से पुकारते थे और जिसने सीबीआई को बताया था कि सोहराबुद्दीन और कौसरबी हैदराबाद आए थे, उसने भी सीबीआई की कहानी को सपोर्ट नहीं किया। उनके हैदराबाद में रहने का कोई सबूत नहीं मिलने से पूरी यात्रा की कहानी संदिग्ध है। यहाँ तक कि जिस बस से वो सांगली जा रहे थे, उस बस का टिकट भी सोहराबुद्दीन और कौसरबी के नाम न होकर किसी सलमान और शेख अहमद के नाम बुक था, पर वो कौन थे ये पता नहीं चला। हैरानी की बात है कि ना तो ट्रैवल एजेंट और ना कोई और उन दोनों के फोटो पहचान पाया। यात्रियों में एक आपटे दंपति ने उनकी फोटो देख जरूर बस में होने का दावा किया था। उनका 164 के तहत बयान भी हुआ था, लेकिन मुकदमे के दौरान दोनों अदालत में मुकर गए। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने एक बार कहा था कि सोहराबुद्दीन ने उसे फोन कर बताया था कि वो सांगली बस से जा रहा है, लेकिन जांच के दौरान रुबाबुद्दीन का वो फोन जमा ही नहीं किया गया, वरना उससे कुछ पता चल सकता था। बताया गया कि कौसरबी उस समय पेट से थी, लेकिन उसके लिए कोई मेडिकल पेपर नहीं जमा किए गए। बताया गया कि अहमदाबाद एटीएस की एक टीम हैदराबाद गई थी, लेकिन कौन सी गाड़ी, वहां कहां रुके, इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश किए गए। यहाँ तक कि हैदराबाद में सीआरपीएफ गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड में जिस कॉलिस कार का नंबर नोट था, उसे चलाने वाले एटीएस के ड्राइवर नाथुबा जडेजा चार्जशीट गवाह नंबर 105 और एक और दूसरे ड्राइवर गुरदयाल सिंह चार्जशीट गवाह नंबर 106 दोनों सीबीआई के स्टार गवाह थे। दोनों ने बताया कि उस कॉलिस कार का नंबर प्लेट उन्होंने 22 नवंबर को बदला था, जबकि सीआरपीएफ के गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड में वो 21 नवंबर को ही नोट कर लिया गया था। पुणे के सिद्धू ढाबा में उन दोनों के अपहरण के बाद खाना खाने की बात बताई जा रही है, वो भी साबित नहीं हो पाई, गवाह मुकर गए। बताया गया कि वहां से सभी को बलसाड़ लाया गया, बलसाड़ से तुलसी को जाने दिया गया। जज का कहना है कि अगर दोनों को मारना था तो तुलसी को क्यों छोड़ दिया गया और साल भर बाद मारा।
अगर उसे भी मारना था तो तभी उसे भी मुठभेड़ में मारा दिखा सकते थे। मामले में शिकायतकर्ता रुबाबुद्दीन शेख को पता ही नहीं था कि तुलसीराम प्रजापति भी उन दोनों के साथ था। रुबाबुद्दीन ने बताया था कि तुलसीराम ने उज्जैन में एक दस्तखत किया कागज देकर पछतावा जताया था कि उसकी वजह से सोहराबुद्दीन शेख की मौत हुई। ये बात भी साल 2006 में हुई थी, लेकिन रुबाबुद्दीन ने साल 2011 में बताई। पहले क्यों नहीं बताई? सितंबर 2006 में तुलसीराम प्रजापति ने मुझे कुछ पेपर दिए थे साइन करके कि मेरी हत्या हो सकती है, आप ये मुझे लिख के प्रधानमंत्री को कोर्ट को सजा लिख के भेज देना, मेरी हत्या हो सकती है। ऐसा हुआ था सोहराबुद्दीन साहब, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। और जिस तरीके से उसने कहा था उसी तरीके से सेम उसकी हत्या भी हुई है। वो कोरे कागज मैंने सीबीआई को सुपुर्द मैंने दिए तो जज बोलते हैं इस बारे में कि आपने 2006 के कागज 2011 में क्यों दिए? ये कहीं कानून में लिखा हुआ है? जज को सोचना चाहिए ये बात कि कानून में कहीं लिखी थी कि आपने इतने लेट क्यों दिए हैं? क्या पैसा था ये इतना लेट क्यों दिया आपने? जब आए जब दिए, जब मिल गए जब दिए, जब जरूरत लगी जब दिए। सीबीआई की कहानी है कि तुलसीराम हैदराबाद से सोहराबुद्दीन शेख के साथ बस में था, जबकि भीलवाड़ा के जिस मकान से उसे गिरफ्तार किया गया था उस मकान मालिक चंदन कुमार झा का कहना है कि तुलसी उनके घर में 15 दिनों से था। अदालत का कहना है कि मामले में जितनी भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई वो जुड़ी नहीं, इसीलिए सोहराबुद्दीन शेख की हत्या किसने की ये साबित नहीं हो पाया और कौसर भी का क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया। लेकिन हैरानी की बात है कि इन सारी खामियों के बावजूद जज एस.जे. शर्मा ने सीबीआई के पैरवी अफसर विश्वास मीणा और सीनियर पीपी बीपी राजू की यह कहकर तारीफ की कि दोनों ने मामले में केस साबित करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। मामले में कुल 38 आरोपी थे, लेकिन जांच में खामियों का फायदा उठाते हुए साजिश के सभी 16 आरोपी पहले ही आरोप मुक्त हो गए। बच गए थे तो 22 वो पुलिसकर्मी जो मौका वारदात पर मौजूद थे। आरोप पत्र में मामले में कुल 700 के करीब गवाह थे। बुलाया गया सिर्फ 210 को, उसमें भी साजिश से जुड़े गवाहों को नहीं, सिर्फ दोनों मुठभेड़ के पंच, डॉक्टर, संबंधित पुलिस वाले और जांच अधिकारी। उनमें से भी 92 अदालत में मुकर गए और साजिश से जुड़े गवाहों को यह कहकर नहीं बुलाया गया कि जो आरोपी आरोप मुक्त हो चुके हैं उनसे जुड़े गवाहों का क्या काम। यहां तक कि गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन में भी साजिश के आरोपियों से जुड़े सवालों को पूछने पर भी टोक दिया जाता था। ये सब खुली अदालत में सबने देखा है। साजिश से जुड़ी जांच को अंजाम देने वाले सीआईडी के तत्कालीन बड़े अधिकारी रजनीश राय, जो मामले में अहम गवाह साबित हो सकते थे, उन्हें गवाही के लिए तलब ही नहीं किया गया। अब इसे लापरवाही कहें या सोची समझी चाल। अगर हायर कोर्ट में ये केस गया तो मेरा ऐसा मानना है कि ये रुकेगा नहीं, ये 2 मिनट में हो जाएगा, ये सेट असाइड हो जाएगा। ये ऑर्डर जो पास केस में इतने विरोधाभास हैं और दूसरे जो एविडेंस था रिकॉर्ड पे उसको कंसिडर नहीं किया गया है। जो विटनेसेस बुलाए जाने थे, जो हॉस्टाइल नहीं होने वाले थे, उनको बुलाया नहीं गया। जो पुलिस ऑफिसर्स के स्टेटमेंट है खुद उनको भी इग्नोर किया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ऊपर अदालत में इसमें अपील की जाएगी तो ये 2 मिनट में रुकेगा नहीं केस। सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी की हत्या और कथित मुठभेड़ की पूरी कहानी किसी थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म सी लग सकती है। हर फिल्म में हकीकत पर से पर्दा उठता है, लेकिन सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी वो अभागे हैं जिनकी मौत के राज पर से पर्दा 13 साल की जांच और मुकदमे के बाद भी नहीं उठ पाया। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुनील सिंह ने बहुत मेहनत से यह रिपोर्ट तैयार की है। ब्रेक के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक शिक्षकों के प्रदर्शन की रिपोर्ट देखेंगे। 15 जनवरी 2019 के NDTV.com पर एक खबर थी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सवालों के गलत जवाब पर ही नंबर दे दिए और नतीजे घोषित कर दिए। यह खबर उस इम्तहान की है जिसमें पास होने के बाद PhD और MPhil के छात्र, MA के छात्र कॉलेजों में पढ़ाने के योग्य होते हैं, सरकार से वजीफा पाने के योग्य होते हैं। UGC की JRF नेट परीक्षा इसे कहते हैं। सवाल के गलत जवाब पर नंबर देने के कारण कई छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने सही जवाब पर टिक किया था, मगर UGC ने गलत जवाब को सही मान लिया तो वो क्या करते। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में सवाल यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से वे कौन से देश है जहां राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दोहरी नागरिकता है। UGC ने जब जवाब प्रकाशित किया तो उसमें भारत और अमेरिका को सही जवाब माना गया, जबकि यह पूरी तरह गलत था। गलती UGC की, लेकिन इस गलती को बताने के लिए हर छात्र को
हर गलत जवाब के साथ, सवाल के साथ 1000 रुपए देकर चुनौती देनी पड़ी। अगर किसी को लगता है कि यूजीसी ने 4 गलत जवाबों को सही माना है तो छात्र को 4000 रुपए देने पड़ेंगे। यूजीसी ही बता सकती है कि इस बार की परीक्षा में या पहले की परीक्षाओं में इस तरह की चुनौतियों से उसे कितने करोड़ की कमाई होती है, क्या वो पैसे वापस किए जाते हैं। लेकिन इन छात्रों का समाधान नहीं हुआ। यूजीसी ने 12 दिसंबर की परीक्षा का, जो दिसंबर 2018 में ली गई थी, 5 जनवरी को रिजल्ट निकाल दिया। उसके बाद भी जो रिवाइज प्रकाशित जवाब प्रकाशित किया गया उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, यानी गलत जवाब अपनी जगह पर कायम रहा। आज मुझसे पंजाब के पटियाला से कुछ शोध छात्र मिलने आए। उनका कहना है कि हम यूजीसी भी गए, वहां हमसे ठीक से बातचीत तो हुई मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर गलत जवाब सही हो जाता तो हम सभी को इस बार अगर जो उन्होंने गलत जवाब, यूजीसी अपनी गलती मान लेती और जो सही जवाब था उसे स्वीकार कर लेती तो जो 8 लोग पटियाला से आए थे छात्र, उन सब का नेट जेआरएफ हो जाता। 166 नंबर पाने वालों का नेट जेआरएफ क्लियर हो गया था और इनकी गाड़ी, इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी 161 पर आकर रुक गई। अगर 2 सवाल जवाब भी हमारे हिसाब से सही हो जाते, जो कि सही हैं, तो इनका इस साल यूजीसी हो जाता। इन लोगों ने यूजीसी को पैसे देकर चुनौती दी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। यूजीसी की गलती के कारण इनका साल खराब हो गया। इसकी किसी को परवाह नहीं। इनके पास रात को दिल्ली में रुकने की जगह नहीं है, गुरुद्वारे में जाकर टिकेंगे। लेकिन सोचिए हमारी परीक्षा व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। हम वाकई उदार देश हो गए हैं। किसी किसी का साल, किसी किसी का 4-4 साल खराब हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले साल मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में कहा था, और तमाम इंटरनेट पर आप भी सर्च कर सकते हैं, कि 1 साल के भीतर, 2017 में कहा था उन्होंने कि 1 साल के भीतर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक पढ़ाने वालों को परमानेंट कर दिया जाएगा। उन्होंने तो संख्या 9000 बताई थी। पहले इन्हें रोस्टर व्यवस्था के नाम पर फंसाया गया और फिर परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अब लाया जा रहा है। इससे पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी भी कम हो जाएगी। उन्हें आशंका है छुट्टियों के भी पैसे नहीं मिलेंगे। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस सिस्टम के पीछे समझ यह है, कम पैसे में मास्टर लाओ या मास्टरों को भगाओ यूनिवर्सिटी से। मास्टरों का शोषण हो रहा है, आपके जिसे आप प्रोफेसर कहते हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक संगठनों और छात्रों ने रामलीला मैदान से लेकर संसद मार्ग तक मार्च किया। इन संगठनों का कहना है कि अध्यादेश लाए सरकार और 4500 एडहॉक शिक्षकों को परमानेंट करे। परिमल की रिपोर्ट देखिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रकाश जावड़ेकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिन्हें क्लास में होना चाहिए था वो सड़क पर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षक पैदल मार्च को मजबूर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने भी इन्हें अपना समर्थन दिया है। इस मार्च में तादाद उनकी ज्यादा है जो लंबे अरसे से कॉलेजों में एडहॉक के तौर पर पढ़ा रहे हैं। आज की मांग बहुत क्लियर है। आप सोच सकते हो ये एक ही मांग है कि जो लोग यहाँ नौकरी में काम कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाए सिस्टम में 200 पॉइंट रोस्टर के बेसिस पे। जो रिजर्वेशन रोस्टर 200 पॉइंट का है दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है, उसी के बेसिस पे यहाँ जो लोग नौकरी में काम कर रहे हैं एडहॉक टीचर, उनको परमानेंट किया जाए। इस भीड़ में पूजा शर्मा मिली जो पिछले 13 सालों से एडहॉक के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाती हैं। आज तक परमानेंट नहीं हो पाई। इस समस्या के अलावा भी महिला शिक्षक की समस्या गिनवा रही हैं। परमानेंट टीचर्स होती हैं, फीमेल टीचर्स होती हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है, मैटरनिटी लीव भी मिलती है। लेकिन क्योंकि ये एडहॉक 4 महीने का, एडहॉकिज्म में 4 महीने की सर्विसेज हमारी होती हैं, तो जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं जो एडहॉक हैं उनको किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलती। इवन अगर 2-4 दिन की छुट्टी ले भी ले मैटरनिटी लीव के नाम पे तो उनका पैसा कटता है। पहले शिक्षकों के मार्च को पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर रोकने की कोशिश की। पर कामयाबी नहीं मिली। शिक्षकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी
मोदी सरकार में प्रदर्शन करना भी गुनाह है। एक तो ये ठेकेदारी प्रथा ले आए हैं, आधा पे देंगे, 4 महीने में हटा देंगे, इस तरह से परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। 10 साल से 15 साल से लोग पढ़ा रहे हैं, उनका एज खत्म हो रहा है। सरकार निकम्मी है, इन्होंने हमें बर्बाद कर नौकरियां खत्म कर रहे हैं। बताइए, हमारे पास पीसफुली प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं है। हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, ये राइट तो हमें होना चाहिए। हमें ना रोका जाए, हमें ना मारा जाए, हमारी बात सुनी जाए। डीयू में करीब 10,000 टीचर्स हैं, जिनमें 4500 टीचर्स एडहॉक पर हैं। आखिरी बार 2014 में करीब 700 शिक्षकों की भर्ती हुई और अब इनको परमानेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की कोशिश ने इन्हें सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। राजेश जी, अगर आप समझा पाएं कि 200 पॉइंट रोस्टर होता क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंतर्गत 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। 200 पॉइंट रोस्टर एक ऐसा फार्मूला है जिससे सामाजिक न्याय का ये प्रावधान पूरा होता है, क्योंकि इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय एक यूनिट की तरह काम करता है। जो ही इसको हटा करके हम डिपार्टमेंट के लेवल पे लाते हैं तो आरक्षण का प्रतिशत बिल्कुल कम हो जाता है। और दूसरी बात, 200 पॉइंट रोस्टर जो है वो पोस्ट बेस्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों के भविष्य संवारने वाले इन शिक्षकों का वर्तमान अंधेरे में है। मुश्किलें कई हैं। भविष्य और भी खतरे में। यूजीसी रेजोल्यूशन 2018 के एसी मीटिंग में पिछली रात दलील भाई शासन द्वारा पास किए जाने पर एज इट इज़ अब उसमें उसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग जितने भी एडहॉक टीचर्स हैं उनको अब कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट में कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी और जो सैलरी हमें मिल रही है उससे काफ़ी कम सैलरी मिलने की संभावना है। और जहां हम डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी एडहॉक शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका समायोजन हो, वहां दूसरी तरफ सरकार हम पे कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम थोपना चाहती है। गवर्नमेंट की साफ मंशा है कि जो शिक्षा पे बजट है उसको कम किया जाए और बजट को कम करने का तरीका यही है कि जो सैलरी है वो कम किया जाए और 25,000 पे पर मंथ पे अगर हम एडहॉक शिक्षकों को काम करना पड़े तो हमारी दिल्ली जैसे शहर में क्या स्थिति हो सकती है आप समझ सकते हैं। क्या भाई क्या, क्या भाई क्या, बच्चों ने बताया, क्या भाई क्या, क्या भाई क्या, बिक गया, बिक गया, बिक गया। ये पैदल मार्च मजबूरी है, वर्तमान से लेकर भविष्य को संवारने की मजबूरी। जब नीति में बदलाव का कुप्रभाव पड़े तो ऐसे हालात बनते ही हैं, लेकिन ये भी सच है बदलाव के लिए आवाज उठाना जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इलाहाबाद में चल रहे अर्धकुंभ हर पैमाने पर आज तक हुए किसी भी पूर्ण कुंभ के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है और कहीं ज्यादा भव्य इसे बनाने की कोशिश भी की गई है। इस अर्धकुंभ पर 4800 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसमें 2800 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाए हैं। इसकी तुलना में 2013 में इलाहाबाद में ही हुए पूर्ण कुंभ में 1214 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। यानी इस बार दोगुने से भी ज्यादा खर्च राज्य सरकार ने अपने बजट से किया है। जो लोग मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं उन्हें स्विस टेंट और 5 स्टार सुविधाएं दी गई हैं। वहीं आम लोगों के लिए भी बड़े पैमाने पर इंतजामों का दावा किया गया है। लेकिन क्या आम लोगों के लिए किए गए इंतजामों का दावा जमीन पर सही है? हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने कुंभ मेले का इस लिहाज से भी जायजा लिया है। प्रयागराज अर्धकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए ऐसे यात्री निवास का इंतजाम किया गया, जहां शाही स्नान के समय 200 रुपए और बाकी समय 100 रुपए प्रतिदिन देकर रुका जा सकता है। लेकिन दिल्ली के शालीमार बाग से कुंभ मेले में आए नरेश कुमार की शिकायत है कि सरकार ने प्रचार में दिखाया कि आपको गद्दा, तकिया और कंबल मिलेगा, लेकिन यहां आने पर पता चला कि इतनी ठंड में कंबल का कोई इंतजाम ही नहीं था। बहुत दूर जाकर कंबल खुद खरीद कर लाना पड़ा। मैं कम से कम भी 5 किलोमीटर आगे जाके लेकर आया। उन्होंने मुझसे 1200 मांगे थे, लेकिन उन्होंने तोड़ ताड़ के 800 दिए। मान लीजिए कोई गरीब आदमी 800 ही लेके घर से आता है तो वो क्या करेगा? वैसे ये बात सही है कि इतनी ठंड में सरकार किराए पर कंबल देने का इंतजाम कर सकती थी। समस्या सिर्फ कंबल की नहीं। नरेश की पत्नी कमलेश की शिकायत है कि योगी सरकार ने कुंभ में टॉयलेट तो बहुत सारे बनवाए, लेकिन पानी
किसी में नहीं आता। समस्या तो यही है कि लेटरिन बाथरूम साफ नहीं है, ज्यादा करके भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेटरिन बाथरूम बार बार जाना पड़े उसमें परेशानी है, बाहर कहाँ करें। ये तो बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पे तो टॉयलेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं इस बार कुंभ में। बेकार है वो, बेकार है वो, सारे हैं लेटरिन बाथरूम, पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं किसी में नहीं, डब्बा है। साढ़े उत्ते सर फतेहगढ़ साहब का मेला लगा, फतेहगढ़ साहब मेला लगा, वहाँ पे इतना बढ़िया अरेंजमेंट है। चंडीगढ़ से 3 दोस्तों का ये ग्रुप पहली बार कुंभ आया। शिकायत है कि खाने का कोई इंतजाम नहीं। 200 का 300 ले लो। कहते हैं मुफ्त नहीं, पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन मिले तो सही। ये सिर्फ हमें पेड मिला है यहाँ। कितने दिन के लिए आप आए? 3 दिन के लिए आए थे हम यहाँ। हाँ। टिकट हमारी बुकिंग 19 तारीख को हमारी वापसी थी, लेकिन हम टिकट कैंसिल करवा के वो आज ही जा रहे हैं। खाने पीने का कोई अरेंजमेंट हम पेमेंट देने को तैयार हैं। अरेंजमेंट तो कहीं पे कुछ भी नहीं है सर। खाने पीने के कुछ खाता ही नहीं सर। होवे तो खाइए की समझाओ ना, कोई दुकान लगी होवे दसो पहला। कुंभ में खाने के इंतजाम के नाम पर कुछ बड़े ब्रांड के फूड कोर्ट हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए ठेले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से करोड़ों श्रद्धालुओं के खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कुंभ 2013 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अर्ध कुंभ 2019 में 1,22,500 टॉयलेट बनवाए, लेकिन पानी सप्लाई किसी टॉयलेट में नहीं है। कुछ टॉयलेट के अंदर नहीं तो बाहर पानी आता दिखता है, जिससे कुछ काम चल जाता है। तो बहुत से टॉयलेट ऐसे हैं जिनके अंदर बाहर पानी का अता पता ही नहीं है। सफाई कर्मी भी दूर से पानी लाते हैं। साहब पानी को बहुत तकलीफ है। तो कितनी दूर से लाते हो आप पानी धोने के लिए? वो जहाँ पर्दा हुआ है वो हुआ से साहब, वो जहाँ पर्दा लगा है, यार नल नहीं आए सरकारी, इतनी बात है। तो आपके पास सफाई करने के लिए नहीं तो लोगों के पास मतलब यूज करने इस्तेमाल करने के लिए कहाँ से पानी आएगा? वो वहाँ से आ रहा है साहब, वो जो आप देख रहे हैं वहाँ से पानी दूर से आ रहा है साहब। अच्छा, पानी दूर से लेके आना पड़ता है? जी हाँ साहब। सोचिए, जब पानी की सप्लाई टॉयलेट में है ही नहीं तो टॉयलेट साफ कैसे होंगे? सफाई कर्मचारी भी दूर जाकर पानी लाएंगे तो कितनी सफाई हो पाएगी? असल में पहले सरकारें ना तो कुंभ का इतना प्रचार करती थी और ना ही बहुत ज़्यादा खर्चा किया करती थी, लेकिन इस बार मोदी सरकार और योगी सरकार ने कुंभ के मेले का इतना ज़बरदस्त प्रचार किया है और इतने बड़े पैमाने पर खर्चा किया है कि लोग तो सवाल पूछेंगे ही कि टेंट लगा है तो कंबल कहाँ है, मेला लगा है तो खाना कहाँ है, और टॉयलेट लगा है तो पानी कहाँ है। प्रयागराज कुंभ में इस बार बहुत चर्चा है 5 स्टार टेंट की। तो आपको दिखाता हूँ कि 5 स्टार टेंट होता क्या है। ये देखिए, ये असल में 5 स्टार टेंट है और यहाँ पर इसको जिसने बनाया है उसकी भाषा में इसको विला बोला जा रहा है। असल में पूरी टेंट सिटी बसाई गई है 50 एकड़ में, गंगा किनारे प्रयागराज में। अंदर से आपको दिखाता हूँ कि टेंट जो है, आप आमतौर पर आपने सुना है 5 स्टार होटल, लेकिन ये पहली बार आप सुनोगे 5 स्टार टेंट होता है। ये 5 स्टार टेंट का ड्राइंग रूम है, सोफे लगे हुए हैं, आप आराम से यहाँ पर बैठकर टीवी देख सकते हैं। ये इसका ड्राइंग रूम है और यहाँ पर पर्दे लगा दिए गए हैं और ये एक तरह से स्टोर रूम है। 2 अलमीरा यहाँ पर दी गई हैं, आप चाहें तो अपना सामान रख सकते हैं इसके अंदर, और भी आपके पास सामान है तो आप जो है और भी सामान यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इधर चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये देखिए, ये इसका बेडरूम है, 2 लोग यहाँ पे आसानी से सो सकते हैं और इसके साथ में ये टॉयलेट अटैच किया हुआ है। ये देखिए, और इसमें गीज़र भी लगा के दिया है। जाहिर तौर पर गीज़र के बिना तो अब काम नहीं चलता है। दूसरी तरफ ये देखिए, ये एक बेडरूम था, अब हम दूसरे बेडरूम के अंदर चल रहे हैं। ये एक ही टेंट है, एक ही विला है, इसके अंदर चल रहे हैं। ये देखिए, ये बेडरूम है, बेड लगा हुआ है 2 लोगों के सोने के लिए, और यहाँ पे आप कुछ चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा दूसरे बेडरूम में भी लगा हुआ है। और ये देखिए, एक और टॉयलेट है इसके अंदर, यानी कि 2 फैमिली, 2 परिवार या 2 कपल भी जो हैं यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो करीब 32,000 रुपये है बिना जीएसटी के, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि इस पर जो जीएसटी लगेगा वो 28% का जीएसटी होगा, क्योंकि ये लग्जरी है। तो लग्जरी के हिसाब से इस पे चार्जेस होंगे, तो करीब 41,000 के आसपास ये आपको पड़ेगा। अब ये सवाल है कि ये बनाया किन के लिए गया है? तो जो एनआरआईज हैं या जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए, या फिर जो लोग थोड़ी सी आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं,
या फिर गंगा किनारे आकर सुकून से एक लग्जूरियस, तो उन लोगों के लिए ये जो 5 स्टार टेंट है ये बनाया गया है। हालांकि इस टेंट सिटी के अंदर, ये पूरी सिटी है, करीब 50 एकड़ में फैली है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये बनाया गया है।